स्वामी निखिलानंद जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने 7वां वीडियो बनाया मुहूर्त ज्योतिष के बारे में, जिसमें मैंने योग के बारे में बताया, कर्ण के बारे में बताया, भद्रा के बारे में बताया और जन्म राशि के बारे में बताया और संक्रांति के बारे में बताया। अब मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताता हूँ कि चंद्रमा की स्थिति किन किन स्थितियों में घातक है और किन किन स्थितियों में अच्छी है। चंद्रमा नित्य ही मार्गी एवं उदित रहता है। कृष्ण की त्रयोदशी चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्ध अवस्था में, अमावस्या को मृत एवं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बाल अवस्था में माना गया है। अब चंद्रमा गोचर फल आपको बताता हूँ। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है गोचर में तो पित्त नाश करता है, तीसरे में है तो द्रव लाभ देता है। गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, कुंडली की नहीं। चौथे भाव में है तो कमर रोग, 5वें भाव में कार्य नाश, 6ठे भाव में धन लाभ, 7वें भाव में द्रव लाभ, 8वें भाव में मृत्यु का योग बनाता है, 9वें भाव में राज्य भय योग बनाता है, 10वें भाव में सुख देता है, 11वें भाव में लाभ देता है और 12वें भाव में रोग वृद्धि करता है। चंद्रमा के ये कार्य हैं। शुभ चंद्रमा क्या है देखिए। शुभ चंद्रमा जब हो तो गर्भधान, राज्याभिषेक, अन्नप्राशन, विवाह, जनेऊ, यात्रा, दान, व्रतोपवास आदि में द्वादश चंद्रमा शुभ काम करता है। द्वादश का चंद्रमा शुभ काम करता है। जन्म चंद्रमा, जन्म के समय चंद्रमा अगर आपका है तो यात्रा, शुभ, विवाह, ये गोचर के चंद्रमा का हम बता रहे हैं कि शुभ ग्रह, शुभ चंद्रमा है अगर तो आपको ये फल देगा। जन्म चंद्रमा है तो आपको यात्रा, युद्ध, विवाह, गृह प्रवेश एवं छोर कर्म, ये 5 कर्म जन्म चंद्र को वर्जित है। चंद्रमा जो है जब जन्म का समय चंद्रमा जिस पर राशि में है उस राशि में अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो ये कार्य नहीं करने चाहिए। स्त्री चंद्रबल, विवाह, रजोदश दर्शन, गर्भधान, प्रसव पूर्व कर्म में स्त्री के नाम राशि से विचार करना चाहिए एवं अन्य समस्त कार्यों में पति के ही नाम से विचार करना चाहिए। यानी कि पत्नी के लिए पति के ही नाम से विचार करना चाहिए। और लेकिन जब विवाह, रजोदर्शन, गर्भधान और प्रसव के समय में स्त्री के नाम की राशि से विचार करना चाहिए। चंद्र दिशा, चंद्रमा मेष, सिंह, धनु राशि में पूरब में होता है। वृष, कन्या, मकर में दक्षिण दिशा में होता है। पूरब में चंद्रमा शुभ होता है, दक्षिण में अशुभ होता है। मिथुन, तुला, कुंभ में पश्चिम में होता है, शुभ होता है। और कर्क, वृश्चिक, मीन में उत्तर दिशा में होता है, शुभ होता है। ये चंद्रमा की दिशाएं हैं और दिशा में चंद्रमा क्या फल देता है ये मैंने आपको 12 राशियों में के अलग अलग बताए। अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रवाहन। चंद्रमा मेष, सिंह, वृश्चिक राशि में जब होता है तो रक्त वर्ण का होता है, हाथी पर इसका वाहन होता है और इस समय युद्ध के कार्य किए जाते हैं।
झगड़ा झंझट कोई करना हो तो आप इस समय निकलेंगे तो आप झगड़ा करके सफल होकर वापस आएंगे। वृक्ष कर्क तुला में अगर चंद्रमा हो तो श्वेत, इसका वर्ण श्वेत होगा, बैल पर सवार होगा और ये सिद्धिदायक योग होगा। यानी वृक्ष कर्क तुला पे अगर चंद्रमा है तो ये सिद्धिदायक चंद्रमा है, इसमें आप जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। मिथुन धनु मीन, इस राशि में जब चंद्रमा होगा तो वो पीले रंग का होगा और अश्व इसका वाहन होगा। ये लक्ष्मी प्रदाय है। इस यानी कि मिथुन धनु मीन में अगर चंद्रमा है तो ये धनदायक आपके लिए लक्ष्मी प्रदाय। इस दिन लक्ष्मी पूजन साधना आराधना आप कर सकते हैं। कन्या मकर कुंभ में अगर चंद्रमा है काला और महिष यानी भैंसे का वह सवार होकर आता है, ये भयंकर भयदायक है और भयंकर दुख देने वाला है। तो ये आपने समझा चंद्रमा के वाहन, और चंद्रमा जब जिस वाहन पे होता है तो क्या आपको फल देता है, किस राशि पे चंद्रमा क्या फल देता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आप समझिए त्रिलोक में चंद्रमा वास, यानी कि चंद्रमा का वास कहाँ कहाँ होता है। तिथि को, जिस तिथि को आपको देखना उस तिथि को 5 से गुणा कर दो। जैसे मान लिया कि आप द्वितीया को देखना है, द्वितीया को आप यानी 2 हो गया और 2 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो योग फल आवे उससे 3 का भाग दे दीजिए। अगर 0 बचता है तो आप समझ लीजिए कि चंद्रमा मृतलोक में है, अगर 1 बचता है तो चंद्रमा स्वर्गलोक में है, अगर 2 बचता है तो समझ लीजिए चंद्रमा पाताल लोक में है। फल समझ लीजिए इनके, गृह निर्माण, कुंभ खनन, यज्ञ, कृषि कार्य, विद्यारंभ आदि में पाताल स्थिर चंद्रमा वर्जित है। यानी पाताल में जब चंद्रमा हो तो आप इन कार्यों को मत कीजिए, शुभ कार्य मत कीजिए। चंद्रमा जब स्वर्गलोक और मृतलोक में हो तो शुभ तथा शुभ कार्य करना चाहिए। पाताल लोक में है तो अनिष्ट कारक है, उसमें नहीं करना चाहिए। मैंने आपको चंद्रमा का योग निकालना बता दिया, इसको आप अपने तरीके से निकाल करके अब मान लिया घातक चंद्रमा, घातक चंद्र में जन्म राशि जो आपकी है उस राशि में कौन सी और राशियां घातक होती हैं ये आपको बताता हूँ। मेष राशि में पुरुष के लिए मेष राशि घातक है और स्त्री के लिए भी मेष राशि घातक है। वृष राशि में पुरुष के लिए कन्या राशि घातक है, स्त्री के लिए धनु राशि घातक है। यानी आपकी कुंडली में अगर वृष राशि है तो आप अगर पुरुष हैं तो आपकी कुंडली में कन्या राशि आपके लिए हानिकारक है, ये मृत योग भी बनाते हैं। स्त्री के लिए धनु राशि। मिथुन राशि अगर आपकी जन्म राशि है तो आप पुरुषों के लिए कुंभ और स्त्रियों के लिए धनु, ये घातक है। कर्क राशि अगर आपकी जन्म है तो उसमें सिंह राशि पुरुषों के लिए, मीन राशि स्त्रियों के लिए घातक है। सिंह राशि अगर आपकी है तो मकर राशि पुरुष के लिए घातक है, वृश्चिक राशि स्त्रियों के लिए घातक है। कन्या राशि अगर आपकी है तो मिथुन राशि पुरुषों के लिए घातक है, वृश्चिक राशि स्त्रियों के लिए घातक है। अगर तुला राशि है आपकी कुंडली में तो धनु राशि आपकी पुरुष के लिए घातक है, मीन राशि स्त्री के लिए घातक है। वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो वृष राशि आपके लिए पुरुष के लिए घातक है और मिथुन स्त्री के लिए। धनु राशि अगर आपकी है तो मीन राशि आपके लिए पुरुष के लिए घातक है और कन्या राशि स्त्री के लिए घातक है। मकर राशि अगर आपकी है तो सिंह राशि आपके लिए घातक है पुरुष के लिए और वृश्चिक राशि स्त्री के लिए। कुंभ राशि अगर आपकी कुंडली में है तो धनु राशि पुरुष के लिए और मिथुन राशि स्त्री के लिए घातक है। और मीन राशि अगर आपकी है तो कुंभ राशि पुरुष के लिए, कुंभ राशि स्त्री के लिए। ये राशि घातक राशियां हैं। इन राशियों में ये जो राशि मैंने घातक बताई है इनमें कभी कभी अकाल मौत भी बन जाती है और कभी कभी ये मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन घातक राशियों में शुभ कार्य कोई भी नहीं करने चाहिए।
विवाह, अन्य तीर्थ यात्रा आदि कार्यों में घातक चंद्र का विचार न करें। मतलब इनमें आप विचार न करिए। आप यात्रा कर सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, लेकिन कुमारी पूजन, युद्ध, राज सेवा, विद्या, वाहन आदि में घातक चंद्रमा का विचार चिंतनीय है। इसमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ गुरु शुक्र का अस्त होने पर कार्य कौन से नहीं किए जाते। पहला, गृह प्रारंभ, कूप खनन, व्रत उद्यापन, वधु आगमन, यज्ञ, दान, श्राद्ध, श्रावणी कर्म, त्रिपिंड श्राद्ध, वर्ष उत्सर्ग, देव प्रतिष्ठा, दीक्षा, मंत्रोपदेश, विवाह, यज्ञोपवीत, तीर्थ यात्रा, संन्यास ग्रहण, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। सिंह स्थित गुरु, सिंह राशि गुरु जब सिंह के नवांश में अर्थात 13 से 20 और 16 से 40 अंश तक हो तो विवाह आदि कार्य वर्जित रहता है। मुहूर्त चिंतामणि में मघा के 4 और पूर्वा फाल्गुनी के प्रथम चरण को पर गुरु गोचर को ही वर्ज माना गया हुआ है। ये कार्य सिंह स्थित गुरु में वर्ज हैं, वही शुक्र के लिए भी वर्जनीय है। जो कार्य शुक्र के बृहस्पति अस्त होने पर वर्जित, सूर्य सिंह राशि पर होने पर वर्ज है, वही गुरु पर भी है। अब आपको बताता हूँ भूम रोधन मास की अंतिम घड़ी, वर्ष का अंतिम दिन, अमावस्या, होली और प्रत्येक मंगल को भूम रोधन होता है। अतः प्रत्येक शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते। भूम रोधन का मतलब होता है कि धरती रो रही है। तो इसमें क्या है, मैंने फिर आपको बताता हूँ। मास की अंतिम घड़ी, मास माने जो आपकी जो जैसे जेठ बसाठ जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये मास है। इसकी अंतिम घड़ी और वर्ष का अंतिम दिन और अमावस्या, होली और प्रत्येक मंगल में भू रोदन होता है। इनमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। भू हास्य, अब मैं बताता हूँ धरती किन नक्षत्रों में आती है, किन तिथियों में आती है जब धरती हंसती है। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा में धरती मतलब हंसती है। और गुरुवार, पुष्प नक्षत्र, श्रवण नक्षत्रों में पृथ्वी हंसती है। अतः प्रत्येक शुभ कार्य में ये समय अनुकूल है। भूशयन, जब अब धरती सोती कब है। सूर्य संक्रांति से 5वीं, 7वीं, 9वीं, 15वीं, 21वीं, 24वें दिन धरती शयन करती है। मतलब जब सूर्य संक्रांति बदलती है उसके बाद से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें और 24वें दिन धरती शयन करती है। सूर्य नक्षत्र से 5वें, 7वें, 9वीं, 12वीं, 19वें, 26वें नक्षत्र में पृथ्वी शयन करती है। हवन समस्त शुभ कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। अब भूम रजस्वला में जब होती है, सूर्य संक्रांति से पहला दिन, 5वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, 19वां दिन भूम रजस्वला में होती है। पंचमी को सोमवार, अष्टमी को रविवार, सप्तमी को शुक्रवार हो तो इससे आगे के 3 दिन पृथ्वी रजस्वला रहती है। इस ऐसे मौके पर शुभ कार्य कोई भी नहीं करने चाहिए।
देवशयन आषाढ़ शुक्ल से एकादशी, कार्तिक शुक्ल से एकादशी तक देवशयन करते हैं। इस समय कोई भी अशुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अग्निवास शुक्ल प्रतिपदा से वर्तमान तिथि गणना कर योग में 1 जोड़ दें और शुक्रवार से गणना कर वार संख्या जोड़ें तथा इस संख्या को 4 से भाग दें। शेष अगर 0 बचे तो अग्नि पृथ्वी पर, शेष अगर 1 बचे तो आकाश में, 2 बचे तो पाताल में, 3 बचे तो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जब अग्निवास होता है तो सुखकर होता है, आकाश में हो तो प्राणनाशक होता है, पाताल में हो तो धन नाशक होता है। इस तरीके का इसका फल है, पर होम आदि कार्यों में इसका विचार करना चाहिए। और विवाह आदि, जन्मदिन, यात्रा, पुत्र उत्पत्ति, दुर्गा आदि पूजन संबंध यज्ञ में अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए। ये आपको मैंने मुहूर्त का सूक्ष्म ज्ञान दिया। आपको अगर आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे वीडियो पहले आपको प्राप्त होंगे। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और हमारे यहाँ 4 वीडियो बस देखें। पहला सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण, मुस्लिम पाप पूंज, और विश्व का कल्याण जयकारा न लगाएं। आप इन वीडियो को देखिए और अनुसरण कीजिए।